हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं सुनीता पवार आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी जो क्लास 9 की है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ल्हासा की ओर। ये एक तिब्बत की क्षेत्र की कहानी है, यानी कि तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है इसके अंदर। और इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से यात्रा के अंदर कठिनाई आई और उन्होंने उस चीज का सामना किया। तो आइए हम पढ़ते हैं ये कहानी। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। जो इसके अंदर एक जो लेखक हैं उन्होंने इसमें तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, यानी कि भारतवासियों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं मिलती थी, बॉर्डर पे पड़ता था, और न ही तिब्बती वासियों को अपने यहाँ पर आने की अनुमति थी। तो इसलिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने ये यात्रा भीख मांगों के छंद वेश में की थी, यानी कि उन्होंने एक स्वांग रचा था और वो इस प्रकार स्वांग रच के गए थे जैसे कि वो भीख मांगते हैं ना, ऐसा उन्होंने पूरा अपने आप को बना के और फिर तिब्बत वासियों के वहां पर उन्होंने वो यात्रा करी। लेखक की ये यात्रा बहुत ही वर्ष पहले, जब फेरी कड़ी डोपल का रास्ता नहीं था, तो नेपाल में तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते, व्यापारी और सैनिक रास्ता भी था। इसलिए उसी लेखक ने मुख्य में रास्ता बताया कि तिब्बती में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता है और औरतों को पर्दा नहीं डालती, यानी कि यहाँ पे अपने भारत देश के अंदर क्या है कि पर्दा सिस्टम है और वहां पर ये सिस्टम नहीं था। वहां पे औरतें पर्दा नहीं करती थी। चोरी की आशंका के कारण भीख मंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता था, तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर ना जा सकते थे। यानी कि नेपाल के अंदर एक रूल था कि एक तो वहाँ पे जो भीख मांगने वाले लोग थे उनको बिल्कुल आसपास नहीं आने दिया जाता था। दूसरी बात यह है कि कोई भी परदेशी जो अनजान व्यक्ति है उसको भी वो अंदर नहीं आने देते थे और जरूरत अनुसार उनको झोली से चाय दे सकते थे। घर की बहुएं सारा सास उनके लिए ही पका के देती थी, यानी कि जो भी काम अगर करती थी उनकी सास करती थी। परिक्ता चीन किले में जब पहले चले तो एक व्यक्ति को 2 चिटे राहदारी देकर थोड़ा सा आगे बढ़े। आखिरी गांव के अंदर जब पहुंचे तो वहां पे उनको एक सुमति करके एक पहचान हुई और उन्होंने वहां पे भिखारी होने के कारण रहने की इच्छा जगह मिली, यानी कि जो भिखारी जहाँ रहते थे वहां पर उन्होंने वहां पे डेरा डाला और वहां पर रहे। वहां पे 5 साल के बाद वो वहां से लौटे। तब उन्होंने उस जगह नहीं मिली थी और गरीबी की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। यानी कि भद्र जानते हैं आप क्या, जो हरिजन होते हैं उन्हें भद्र भी कहा जाता है। तो उस झुग्गी झोपड़ी के अंदर वो रहने लगे और वहां पे उन्होंने 5 साल वहां पे बिताए। अगले दिन राहुल जी एक सुमिति जी का एक विकट डाटा ढोलन पार करना था। डाटे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों गांव का नामो निशान न था और डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नमी के कारण वहां अक्सर खून हो जाते थे। यानी कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी और वहां पर क्या है कि अगर उस पहाड़ियों से अगर जो नीचे गिर जाता था तो वहां पे हमारी बॉडी भी नहीं मिल पाती थी, यानी कि जो व्यक्ति वहां गिर जाता था तो उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाती थी और उनको ढूंढना भी असंभव रहता था। वहां पे डाकू लोग छुपा करते थे और सरकार जो थे वहां पे अक्सर वहां पे उनको क्या होता था कि लोगों को मार देते थे, यानी कि खून हो जाता है, यानी कि उनको मर्डर किया जाता था। तो लोग क्या इस तरह से वहां पे डरते थे, इसलिए वो भिखारी के वेश में वो जाते आते थे और उन्हें ये भी डर नहीं था कि मेरा क्या होगा। दूसरे दिन उन्होंने डाटे की चढ़ाई घोड़े से की। उन्होंने दक्षिण पूर्व और की ओर बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ देखे और यानी कि आप जानते हैं कि तिब्बत साइड के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पे बर्फ की पहाड़ियां हमारे को दिखाई देती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है और ऊंचाई के कारण वहां पे पहाड़ों पर अक्सर क्या है बर्फ जमी रहती है।
उतरते समय लेखक का घोड़ा पीछे चलने लगा और बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिया। बाद में पूछ कर पता चला कि लड़कों का रास्ता दाहिने की तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई। तब अनुपस्थिति नाराज होने लगी, परंतु गुस्सा ठंडा होकर वह फिर वापस आगे चलने लगा और आगे जाकर ठहर गया। वे अब तिहाड़ी मैदान में थे। कहाँ पे थे? वो तिहाड़ी मैदान जो पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ था, एक टापू के समान था और वो छोटी छोटी पहाड़ियां वहां पे दिखाई दे रही थी। फिर वहां पर क्या है कि तिहाड़ी समाधि चारों तरफ से घिरी हुई थी। आसपास के गांव सुमिति के बहुत परिचित थे। जो गांव के अंदर वो ठहरे थे, वो गांव क्या था? वो सुमिति का जो था, जो उनके दोस्त थे, उनके बहुत अच्छे मिलने वाले थे, परिचित थे। तो वहां जाकर उन्होंने क्या करा? आराम करा और वहां पहुंचने पर उनको कुछ पैसे देने का वादा भी करा और फिर वह आगे बढ़ना फिर वापस शुरू करा। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए कि कड़ी धूप के कारण वो आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर हम पहाड़ी इलाके में अगर जाते हैं तो हम पहाड़ी पे सुबह सुबह नहीं चढ़ सकते, क्योंकि हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। जब धूप नहीं रहती है तब हम पहाड़ी की ओर चलते हैं। पीठ पे अपनी चीज लादे हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमिति एक और यजमान में मिल जाते हैं और उसी तरह से फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद में वो बाहर शंकर विहार की ओर चल पड़ते हैं। तिब्बत की जमीन छोटे छोटे जमींदारों के हाथों में बटी हुई रहती है, यानी कि जो तिब्बत के वहाँ पे लोग हैं, वहाँ की सरकार नहीं होती है, वहाँ पे छोटे छोटे जमींदार होते हैं जिनके पास में अलग अलग प्रकार के जमीन के टुकड़े होते हैं और वही उनकी देखरेख करते हैं, तो उन्हें जमींदार भी कहते हैं और वही सारी चीजें उनके हाथ में रहती है। इन जागीरदारों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में भी था, यानी कि मठ यहाँ पे जो पे साधु लोग रहते हैं, जैसे कि बुद्धा व्यक्ति जो थे वो वहां पर रहते थे और बुद्धा जो व्यक्ति बुद्धिज्म जो थे वो वहां पर अपना डेरा जमा के रहते थे और वो एक अपना उनका खुद का मठ बना रखा था। अपनी अपनी जगह जागीरदार में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, यानी कि जो जिनके पास जमीन थी वो जमींदार क्या करते थे? खुद की खेती भी करते थे, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे, यानी कि जो मजदूर होते थे वो उनको फ्री में मिल जाते थे और फिर उनसे खेती करवाते थे। लेखक शंकर जी खेती के मुख्य भिक्षु न्यासी से मिले, जहां एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी गई थी। यानी कि लेखक जब वहां पर गए एक मंदिर में, तो वहां पे हाथों से लिखी पोथियां मिली। कितनी पोथियां थी? वो 103 पोथियां वहां पर उनको मिली, जिससे लेखक पढ़ने में लग गए। इस दौरान सुमिति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिससे लेखक ने मना कर लिया, यानी कि लेखक मान गए कि वो उन यजमानों के साथ आएंगे। यजमान का मतलब होता है मेहमान, तो उन मेहमानों के साथ में वो आने को तैयार। लेखक सुमिति के साथ में वापस अपना सामान उठाकर वहां पर जाने लगे, तिहाड़ी जगह पे जाने लगे, लेकिन वो वहां का वापस से दोबारा जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां का उनको वातावरण बहुत अच्छा लगा। फिर भी उन्होंने वहां से उनको विदा ली और इस प्रकार से वो यात्रा पूरी कंप्लीट करी उन्होंने। इस प्रकार ये लेखक वहां से लौट कर आए। इसके अंदर सुमिति का परिचय है। लेखक ने बताया है कि वह लेखक को यात्रा के दौरान मिला जो एक मंगोल भिक्षु था। कौन था वो? सुमिति कौन था? एक मंगोल भिक्षु था।